Professor Vikas Singh. Okay, today we are starting with subject auditing. Okay friends, मैं ऑडिटिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ. हम लोग वेरी क्विकली एक फास्ट ट्रैक मैनर में आपके एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग. चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग. लेट्स स्टार्ट गाइस. सबसे पहला क्या देखो, व्हाट इज मीन बाय ऑडिटिंग. अभी बेसिकली देखा जाए तो ऑडिट का मतलब बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं. तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं पहले आपको 5 मिनट में ऑडिट का मतलब क्या होता है समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज ऑडिटिंग. देखो, आप कोई भी कंपनी में ऑडिट करने चले जाओ. एक एग्जांपल ले लीजिए. पहले मान लीजिए हर एक कंपनी प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाती है. ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये आपका बैलेंस शीट है. इसको एक वर्ड में हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हर एक कंपनी बनाएगी. मुझे एक बात बताइए, ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगा? कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ होगा तो लाइक बताएगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे ना एक पर्सन है ऑडिटर. उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है ये जो भी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसको हम लोग चेक कर लेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे, एक एक आइटम उसको चेक करेंगे. एक एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पे कंपनी ने सेल्स दिखाया तो बिल किधर है, बिल को चेक करो. अगर सपोज कंपनी ने यहाँ पे परचेस दिखाया तो परचेस को वेरीफाई करेंगे. अगर मान लीजिए कंपनी ने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दिखाया उसको वेरीफाई करेंगे. मतलब हम लोग का काम क्या है, कंपनी ने जो भी P&L बैलेंस शीट बनाया है उसको हम लोग चेक करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे और उसके बारे में कमेंट करेंगे. दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके कमेंट करना. बस इतना समझ लो. कोई आपको एक सिंपल लैंग्वेज में पूछेगा व्हाट इज ऑडिटिंग तो बोलना कंपनी जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसको चेक कौन करेगा? ऑडिटर. उसको वेरीफाई कौन करेगा? ऑडिटर. ऑडिटर कौन होता है बच्चों? चार्टर्ड अकाउंटेंट. हमारा काम इसको चेक करना, वेरीफाई करना, इसके बारे में कमेंट करना. वेरी क्लियर है? यस. तो आगे बढ़ते बच्चों, जरा फोकस करना, एक बार ध्यान देना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो, अब ऑडिट करते क्यों है पहले तो ये समझ लो. ऑडिट करते क्यों है? मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर्स है या अदर स्टेक होल्डर है. अभी कंपनी ने अपना P&L बैलेंस शीट बनाया है, वो मार्केट में लॉन्च होगा, लोग उसको देख के स्टडी करके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. अगर मान लीजिए वो डेटा रॉन्ग होगा तो देयर विल बी चांसेस लोगों के पैसे डूब जाए या कुछ भी हो सकता है ना. तो यहाँ पे एक पर्सन होता है ऑडिटर. उसका काम होता है कंपनी ने जो P&L बैलेंस शीट बनाया उसको चेक करो, वेरीफाई करो, उसके बारे में कमेंट करो. एक बार ऑडिटर ने उसको चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, अपना साइन मार लिया, उसको बोला जाता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है, रिलायबिलिटी बढ़ जाता है. एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज ऑडिट. ऑडिट का एक डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना. व्हाट इज मीन बाय ऑडिटिंग. ऑडिट का डेफिनेशन कुछ ऐसा बच्चों. ये डेफिनेशन किसने दिया? इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिया है. डेफिनेशन कुछ ऐसा है, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट. व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंट. हम लोग ऑडिटर्स हैं, हम लोग जो भी कंपनी में ऑडिट करने जाएंगे वो कंपनी का हम लोग लाइक रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी से अपना. मतलब इन सिंपल, मैं जो कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ वो कंपनी मेरे भाई बहन रिलेटिव्स की नहीं होनी चाहिए. मतलब वो कंपनी में हम लोग क्या होनी चाहिए? एकदम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. राइट, वेरी क्लियर. मतलब एकदम इंडिपेंडेंट, मतलब वो कंपनी के ना शेयर्स होने चाहिए मेरे पास, ना वो कंपनी के डेटास होना चाहिए, एकदम एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए. देखो, तो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. हम लोग क्या करते हैं बच्चा? एग्जामिन करते हैं. किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ऑफ एनी एंटिटी. एनी एंटिटी. एंटिटी मीन्स व्हाट? जिसका भी ऑडिट होता है उसको बोलते हैं एंटिटी. वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. मतलब ऑडिट एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट का भी होता है, एक एनजीओ का भी होता है. मतलब मैटर नहीं करता प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ऑडिट सबका होता है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इज साइज और लीगल फॉर्म. सर वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, ऑडिट होगा. इररिस्पेक्टिव ऑफ इज साइज, मैटर नहीं करता है छोटी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इज साइज एंड लीगल फॉर्म. उसके बाद चिल्ला के बोलने का when such examination is conducted. हम इतना सारा एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर हमें अपना ओपिनियन देना है. क्या देना बच्चा? अपना ओपिनियन देना है.
अपना ओपिनियन देना है, इसके ऊपर अपना रिपोर्ट देना है, और जब ये मार्केट में जाएगा इसको बोला जाएगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड बैलेंस शीट। लोग इसके ऊपर रिलाई करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। वेरी क्लियर हो गया, एक बेस समझ गया ऑडिट होता क्या है। हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चा, थोड़ा है ना, जस्ट और कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए थोड़ा मैं आपको एक बेसिक बना रहा हूँ। व्हाट इज ऑडिट, व्हाट इज ऑडिटिंग, जरा समझना। एक लॉजिक समझो। मान लीजिए सर एक कंपनी है, हम लोग ऑडिट करते कि जरा वो भी समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, एकदम लॉजिकल समझेगा। देखो जरा समझना बच्चा, एक कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है। ये लोग कौन है, दिख रहा है आपको, ये कौन है, ये कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, ये शेयर होल्डर्स है। कौन है, शेयर होल्डर्स है कंपनी के। शेयर होल्डर्स कौन होते बच्चा, कंपनी के ओनर होते। इनमें से कुछ लोग इधर अपॉइंट हो जाते, इनको बोला जाता है मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जरा समझो, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किसने किया, शेयर होल्डर्स ने किया। दिख रहा है, देखो 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 पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, देखो 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 पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है दे आर शेयर होल्डर्स, दे आर शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब कंपनी चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट की है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट की होती है, तो देयर विल बी चांसेस ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट कहीं नीरव मोदी जैसा तो नहीं है, मेहुल चौकसी जैसा तो नहीं है, विजय माल्या जैसा तो नहीं है। सही बात है ना यार, आपने जिनको पैसे दिए हैं वो डेंजर लोग हैं। तो देखो एक एग्जांपल, मान लो हमने एक कंपनी चालू की और हमने बोला हम मार्कर बनाएंगे, मार्कर A1 क्लास का मार्कर, और हम लोग ने बहुत सारे शेयर होल्डर से पैसे ले लिए और आप बोले मार्कर बनाएंगे, और आपके पैसे लेके जाके कहीं मार्केट में हम लोग मजे कर रहे हैं, शरारा शरारा मजे कर रहे हैं सर पैसे से, आपको अच्छा लगेगा? आप शेयर होल्डर हो कंपनी को, आपने अपने खून पसीने मेहनत की कमाई कंपनी को दी है और वो पैसे का मैनेजमेंट मिसयूज कर रहा है, अच्छा लगेगा? नहीं। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इनको ऑलवेज ऐसा एक डर जैसा लगता है। ये लोग ना भागे भागे किसके पास जाते हैं, शेयर होल्डर, ये भागे भागे किसके पास जाते हैं, ऑडिटर के पास। शेयर होल्डर भागे भागे ऑडिटर के पास जाते हैं और ऑडिटर को जाकर क्या बोलते हैं, ये सुनना हमारी कंपनी का ऑडिट करके देना। तो ऑडिटर आएगा, मतलब वेरी सिंपल, हमको अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स। हम ऑडिट किसके लिए कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स। हम लोग रिपोर्ट किसको देंगे ऑडिट करके, शेयर होल्डर्स को। आपको समझ गया? वेरी क्लियर। मतलब ऑडिट इसलिए होता है जो कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको एक लेमन लैंग्वेज में ऑडिट का मतलब समझ गया। चलो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, एकदम फोकस करता हूँ, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हम बात करेंगे। ऑडिट का मीनिंग मैंने थोड़ा डिटेल में क्यों समझा दिया, जब तक सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा ना आप चीज़ों को समझेगा नहीं। लेट्स स्टार्ट अगेन। और एक बार ऑडिट का डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी लिख सकते हो पूरे चैप्टर्स में, राइट ना। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मैंने बता दिया व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, जिसका भी ऑडिट होता है एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट होगा, एक एनजीओ का भी ऑडिट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी। व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज ऑडिट, व्हाट इज ऑडिट, कंपनी पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगा, उसको ऑडिटर चेक करेगा, चेक करने के बाद अपना कमेंट करेगा, खलास, उसी को बोलते हैं ऑडिट। आगे बढ़ते हैं। चलो मैं जब से बोल रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क के लिए, देख लीजिएगा। मैं जब से बोल रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता क्या? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आएगी, कितना? 5 चीजें, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, सप्लीमेंट्री शेड्यूल्स। 5 चीज आएगी, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, सप्लीमेंट्री शेड्यूल। वेरी सिंपल लॉजिक है। पीएनएल क्यों बनाते? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट क्यों बनाते? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। कैश फ्लो क्यों बनाते? टू नो द कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। नोट्स टू अकाउंट में हम लोग एक्सप्लेनेशन देते, सप्लीमेंट्री शेड्यूल्स, छोटे छोटे लीजर बिजनेस। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें नहीं आएगी, कभी भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा। डायरेक्टर्स का रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, मैनेजमेंट ने कुछ डिस्कस किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो 5 चीजें आएगी, 3 चीजें नहीं आएगी, दैट्स इट। आगे बढ़ते। मैं फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको डेफिनेशन समझा वही ऑलमोस्ट फीचर्स जैसा ही है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट में देयर विल भी चांसेस आ सकते हैं। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें उसका यूजर कौन है, उसका यूजर कौन है? कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसको यूज कौन करेगा? ठीक है, मतलब हम लोग उसको जो वेरीफाई करके अपना थप्पा मारे उसको यूज कौन करेगा? शेयर होल्डर्स करेंगे। क्यों शेयर होल्डर्स करेंगे? क्योंकि शेयर होल्डर्स को जानना है जो कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है क्या वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, प्रॉपर रिटर्न दे रही है। एम्प्लॉय क्यों यूज करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्योंकि एम्प्लॉय को जानना है जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अगर प्रॉफिट कमाएगी तो बोनस, सैलरी, इंसेंटिव्स। सही बात है ना, अगर कंपनी अर्न करेगी प्रॉफिट तो आप बोनस मांगोगे ना। जब कंपनी अर्न नहीं कर रही है, घाटे में जा रही है, सैलरी मिल जाएगी, बड़ी बात, राइट? यस। आगे लेंडर्स, लेंडर की यूज करेगा। लेंडर मीन्स लोन देने वाला, बैंकर। बैंकर आपको लोन दे रहा है तो बोलेगा ना भैया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। क्रेडिटर, क्रेडिटर की यूज करेगा जो आपको उधारी में माल बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, इसे यूज करेगा। कस्टमर, राइट ना, कस्टमर भी यूज करेगा। गवर्नमेंट भी यूज करेगा क्योंकि गवर्नमेंट को आपकी बिजनेस से टैक्स चाहिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सोसाइटी भी यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी को भी जानना है जो आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, कितना टैक्स दिया, बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा। आपने CSR निभाया क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब। तो ये सब यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट एक लाइन से आया, मैंने इसे बता दिया। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, फोकस करना, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑलवेज याद रखना मेरे दोस्तों, ऑडिटर के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव्स? दो। ऑडिटर के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, टू ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हम कॉलेज जाते, हमारे भी दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। कॉलेज जाने का मेन मकसद क्या, बोलो बोलो? अटेंडेंस। और सेकेंडरी मकसद ना 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 पढ़ाई करना नहीं, दुनियादारी। और बेटा दुनियादारी करने जाते हो, सच बोल, राइट ना? यस। तो ऐसे ही हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑडिटर के टू ऑब्जेक्टिव्स है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी? ऑलवेज याद रखना बच्चा, ऑडिट करने का मेन मकसद क्या है? प्राइमरी मकसद है टू एक्सप्रेस ओपिनियन, एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिटेक्शंस एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। डिटेक्शंस एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। अगेन प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। ऑलवेज याद रखना, हम लोग ऑडिट क्यों करते हैं? हमारा मेन मकसद क्या ऑडिट करने का? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। मतलब कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसको चेक करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे और उसके बारे में ओपिनियन देंगे। व्हाट इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स? व्हाट इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, फ्रॉड, एरर्स, फ्रॉड, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है। वेरी क्लियर है? बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। मतलब अपना चार्ट ऐसा हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी में भी दो, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। लेट्स चेक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ओपिनियन देना। किसके ऊपर ओपिनियन? कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, कंपनी का जो P&L है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ऑल मटेरियल आइटम्स, मटेरियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, मतलब कंपनी ने जितने इंपॉर्टेंट मटेरियल आइटम है बुक्स में दिखाई है कि नहीं, और जो भी कंपनी ने फाइनल अकाउंट बनाया एज पर लॉ बनाया है कि नहीं। सर अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी बनाने का, हर चीज़ का फॉर्मेट डिफाइन हुआ है, कंपनी एक्ट में फॉर्मेट डिफाइन हुआ है, शेड्यूल 3, बैंकिंग एक्ट में फॉर्मेट डिफाइन हुआ है P&L बैलेंस शीट का, इंश्योरेंस में, इलेक्ट्रिसिटी में, कोई भी फॉर्मेट कभी यूज करोगे क्या? नहीं। तो वही हम चेक करते हैं, हम लोग चार चीज चेक करेंगे। देखो पहला तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर, P&L ट्रू एंड फेयर, ऑल मटेरियल आइटम्स आर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड, फाइनल अकाउंट एज पर लॉ। ठीक है, हम लोग ओपिनियन देने के पहले क्या करेंगे? इनवॉइस चेक करेंगे, वाउचिंग, अकाउंट्स को चेक करेंगे, उसके बाद ही ओपिनियन देंगे। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है बच्चा? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स अपना एरर्स एंड फ्रॉड को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट। याद रखना सर, हमारा मेन मकसद, लोगों को लगता है हम ऑडिट करने क्यों जा रहे हैं? एरर्स पकड़ने। ना 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 ना, ऑडिट करने का मेन मकसद है ओपिनियन देना, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है एरर्स एंड फ्रॉड को ढूंढना। वेरी क्लियर है? ओके। और याद रखना सर, इतना वेरी क्लियर, हमारा जस्ट नॉलेज के लिए, कंफ्यूज मत होना, हमारा जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होता है ना वो मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है। वो मैनेजमेंट का क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। आ जाइए,
सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट। सर हमारा काम क्या है, एरर को पकड़ो, मिसस्टेटमेंट को ढूंढो, फ्रॉड को ढूंढो। और ये सब कब ढूंढोगे? वाउचिंग। वाउचिंग मतलब क्या होता है? जब आप पीएनएल को चेक करते हैं ना, ऑडिट के लैंग्वेज में वाउचिंग बोलते हैं। और जब आप बैलेंस शीट को चेक करते हो ना, ऑडिट के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। पीएनएल को चेक किया मतलब वाउचिंग, बैलेंस शीट को चेक किया मतलब वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, एरर्स एंड फ्रॉड कब मिलेगा? जब आप वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करोगे तो। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। सर अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, सेकेंडरी दो, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अच्छा, अब हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। वेरी वेरी आईएमपी दोस्तों। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरर्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरर या टाइप्स ऑफ एरर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मीनिंग बता देना। एरर मीन्स अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में, अनजाने में। एरर मतलब अनजाने में होते हैं, अनजाने में। एरर इज अ इनोसेंट मिस्टेक, जानबूझ के नहीं किया गया, राइट। एरर इज अ मिस्टेक ड्यू टू नेग्लिजेंस विदाउट एनी इंटेंशन टू चीट। ऑलवेज याद रखना, जो बंदा एरर करता है उसका कोई चीट करने का इंटेंशन नहीं होता, गलती से हो जाता है एरर यार, गलती से, राइट ना। एरर गलती से होता है, अनजाने में। आगे बढ़ते हैं, चलो। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ कॉलेज में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने टाइप में डिवाइड होगा? दो। ऐसे तो टोटल 5 टाइप की एरर होती है, लेकिन इसका चार्ट को समझो जरा। एरर बेसिकली डिवाइड इनटू पार्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लरिकल एरर, प्रिंसिपल क्लरिकल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ क्लरिकल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल की बाद में बात करते हैं। क्लरिकल 4 पार्ट में डिवाइड होगा, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ कंपनसेटिंग। तो बेसिकली टोटल 5 टाइप के एरर है, एकदम लॉजिकल समझो। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? अब एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कंसेप्ट का एरर, कंसेप्चुअल एरर, डेबिट और क्रेडिट का मिस्टेक्स, डेबिट और क्रेडिट का मिस्टेक्स। एक एग्जांपल, रेंट पेड की एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू, कमॉन कमॉन, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होती है ना। एक एग्जांपल, 10,000 रुपीज। एक बच्चे ने ऐसी एंट्री पास की, कैसी एंट्री पास की? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, उसने ऐसी एंट्री पास की। तो मैंने बोला भाई तेरी एंट्री रॉन्ग है, रॉन्ग है आपकी एंट्री। मेरे को बोलता है सर क्या आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, आपने नीचे लिखा मैंने ऊपर लिखा है, आपने ऊपर लिखा मैंने नीचे लिखा है, इट्स ओके, बच्चे ऐसी बात मत करो, मेरा दिमाग खराब मत कर, कुछ भी लिख रहा है, एंट्री है, एंट्री है, रॉन्ग है तेरा एंट्री। मेरे को बोलता है आपका रॉन्ग है। बोला क्यों? बोलता है सर पहले सी आता है बाद में आर आता है, डेंजर अकाउंटेंट। अब जिसको डेबिट क्रेडिट समझता ही नहीं वो कुछ भी करेगा ना, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, कुछ भी करेगा, खतरनाक अकाउंटेंट। इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब आपने डेबिट का क्रेडिट में मार दिया, क्रेडिट का डेबिट में एंट्री मार दिया, ऐसे एरर को बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है बच्चा? ऐसे एरर को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। और याद रखना मेरे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस टैली होगा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि अमाउंट तो सेम ही है, राइट ना। आ जाओ, द एरर ऑफ प्रिंसिपल अकर व्हेन द ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट गिवन टू रॉन्ग हेड्स ऑफ अकाउंट, राइट ना। ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। एक एग्जांपल लिख देना, एक दो, आगे बढ़ते। क्लरिकल एरर, व्हाट इज अ क्लरिकल एरर? ह्यूमन एरर। अब क्लरिकल एरर में 4 है। सबसे पहला एरर ऑफ ओमिशन। व्हाट इज मीन बाय ओमिशन बच्चों? ओमिशन इज व्हाट? कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, उसको बोलते हैं ओमिशन। मैं कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाता हूं ना, उसी को बोलता बच्चा ओमिशन। जैसे एक एग्जांपल, मान लो एक अकाउंटेंट एंट्री कर रहा था और गलती से एक पेज की एंट्री भूल गया, वो पूरे पेज की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया, उसको बोलेंगे फुल ओमिशन, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। कभी कभी ऐसा होता है आपने डेबिट रिकॉर्ड किया, क्रेडिट भूल गए, क्रेडिट रिकॉर्ड किया, डेबिट भूल गए, पार्शियल ओमिशन। याद करो बचपन में फाइनल अकाउंट, बचपन का प्यार भूलने जाना रे, यस याद करो, याद आया कुछ? डेबिट में रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में डेबिट रिकॉर्ड किया, क्रेडिट भूल गए, क्रेडिट रिकॉर्ड किया, डेबिट भूल गए,
पार्शियल ओमिशन। तो फुल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली होगा, पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ओमिशन मींस एंट्री नॉट रिकॉर्डेड, एक बार रीड कर लो। व्हेन ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट आइदर पार्शियली और होली, एरर ऑफ ओमिशन। होली व्हेन ट्रांजैक्शन होली ओमिटेड ट्रायल बैलेंस टैली, पार्शियली ओमिटेड नॉट टैली। एग्जांपल देख लेना। नेक्स्ट वन, एरर ऑफ कमीशन। व्हाट इज कमीशन बच्चों? व्हाट इज मीन बाय कमीशन? अमाउंट का मिस्टेक। मेरे को रिकॉर्ड करना था 103694, गलती से मैंने रिकॉर्ड कर दिया 103964। दूर से देखो सेम सेम लगता है बट फर्क एक ही नहीं है। जी हाँ है। ऐसे एरर को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट का मिस्टेक्स, राइट। दिस एरर अराइज व्हेन एनी ट्रांजैक्शन रॉन्गली रिकॉर्डेड पोस्टेड। सच एरर में बी मैथमेटिकल एरर। सर ऐसा एरर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मैथमेटिकल, कास्टिंग, पोस्टिंग। और याद रखना गलती से भी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा क्योंकि अमाउंट का मिस्टेक है ना राजा। यस, मैथमेटिकल एरर। याद रखना कमीशन 3 पार्ट में डिवाइड होगा। मैथमेटिकल एरर क्या होता है? अरे भैया 200 इंटू 10 कितना होना चाहिए? 200 इंटू 10 2000 होता है ना, हम लिख दिए 20,000। हम इंडियंस को सबसे बड़ा गड़बड़ है, कभी भी जीरो एक्स्ट्रा लगा देते। देखो ना आप, कभी भी जीरो एक्स्ट्रा लगा देते हो, दोस्त बोलते हैं तूने ज्यादा लिखा जीरो, राइट। तो भाई 200 इंटू 10 2000 होना चाहिए, आपने लिख दिया 20,000। कास्टिंग, व्हाट इज कास्टिंग एरर? कास्टिंग मीन्स टोटलिंग, अकाउंटिंग वर्ड है, 11 में पढ़ते। कास्टिंग मतलब टोटलिंग, टोटल मारना चाहिए था 10, आपने मार दिया 11। पोस्टिंग एरर, आपको पोस्टिंग करना था 10,000, आपने पोस्टिंग कर दिया 1000। इसी को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ऑलवेज याद रखना बच्चा, कमीशन 3 पार्ट में डिवाइड होगा, मैथमेटिकल, कास्टिंग, पोस्टिंग। अरे मैथमेटिकल, कास्टिंग, पोस्टिंग। आगे, कंपनसेटिंग एरर। व्हाट इज अ कंपनसेटिंग एरर? कंपनसेटिंग एरर मतलब जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी है, मेरे को रिकॉर्ड करना था 1400, गलती से रिकॉर्ड कर दिया मैंने 1600। बोलो ज्यादा की कम? ज्यादा, 200 रुपये से। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, मुझे रिकॉर्ड करने का था 800 रुपीज, मैंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया 600 रुपीज। कम की ज्यादा? कम। एक जगह पे ज्यादा, एक जगह पे कम, एक दूसरे के साथ सेट ऑफ हो गया। सेट ऑफ, सेट ऑफ। When one account is set off, when one account is set off with another account, compensating। ट्रायल बैलेंस शीट होगा भगवान। होता है ना बचपन में अपना बैलेंस शीट, कभी कभी क्या करते रहते मालूम ही नहीं रहता है, और अचानक से बैलेंस शीट टैली हो जाता है। जो हैप्पीनेस मिलता है ना सब जो बात, यस यस टैली हो गया, टैली हो गया। अरे भैया 2 इफेक्ट मारोगे प्रॉपर तो टैली हो गई, वो अलग बात है, रॉन्ग टोटलिंग होगा, लेकिन टैली तो हो गई। आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ डुप्लीकेशंस। व्हाट इज मीन बाय डुप्लीकेशंस? जब एक ही एंट्री 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, डुप्लीकेशन। याद है एकदम, अचानक से एक एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। मैंने टैली में वो एंट्री, मैंने मान लो बुक्स में वो एंट्री मारी, उतने में फोन आया, हेलो। आधा घंटा बाद किया, आधे घंटे बाद मुझे याद भी नहीं वो एंट्री मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका, मैंने फिर से वो एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया, 2 बार हो गया एंट्री। ट्रायल बैलेंस टैली होगा। अरे 4 बार भी मारो ना, डेबिट क्रेडिट जा रहा है, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। जब एक ही एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड कर देते हो, उसी को बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ डुप्लीकेशंस। Error of duplication occur when transaction recorded twice. ट्रायल बैलेंस टैली होगा? यस। तो बच्चों ऐसे बेसिकली 5 टाइप की एरर्स होती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, डुप्लीकेशन, कंपनसेटिंग। 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हम बात करने जा रहे हैं बच्चा टाइप्स ऑफ फ्रॉड। टाइप्स ऑफ फ्रॉड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फ्रॉड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ फ्रॉड की बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज मीन बाय फ्रॉड? फ्रॉड मीन्स डेलिब्रेट मिस्टेक्स और इंटेंशनल मिस्टेक्स इन अकाउंट विथ इंटेंशन टू चीट अदर्स एंड टू गेट अ पर्सनल गेन। सर फ्रॉड इन अ फ्रॉड, डेलिब्रेट मिस्टेक है, बनावटी मिस्टेक। फ्रॉड इन अ फुल प्लानिंग से किया जाता है। देखो एरर तो छोटे लोग से होता है यार, अकाउंटेंट, प्यून, क्लर्क, एम्प्लॉय। जो बड़े लोग करते हैं ना वो एरर नहीं होता, वो घपला होता है, घपला, फ्रॉड, राइट। प्लानिंग से होती है भैया। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं राइट फ्रॉड एंड टाइप्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स डेलिब्रेट मिस्टेक,
इंटेंशनल, जानबूझ के किया जाता है टू गेट द पर्सनल गेन, पैसे फ्रॉड इसलिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलो टाइप्स ऑफ फ्रॉड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। फ्रॉड दो पार्ट में डिवाइड होगा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। फ्रॉड कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो। फ्रॉड कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब होता है गड़बड़ी करना, अकाउंट में अल्टर करना, गड़बड़ी करना। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है चोरी करना, चोरी करना, गुड्स की चोरी, कैश की चोरी। तो बोलो कमन कमन, फ्रॉड कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड कैश। चलो, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में तीन तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। पहला, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट तीन पार्ट में डिवाइड होगा। पहला, नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। बच्चा आप बुक्स में ट्रांजैक्शन को दिखाई नहीं रहे, बोलो फ्रॉड है कि नहीं है? अब देखो ना, ये कितने सारे शॉप वाले देखो ना यार, ये लोग धंधा तो करते सर दिन का 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का, लेकिन क्या मजाल बुक में दिखा दे 1000 रुपया भी। मतलब ये लोग धंधा करेंगे कैश में, लेकिन बुक्स में दिखाएंगे नहीं, बोलो फ्रॉड है कि नहीं है? मतलब आप ट्रांजैक्शन को क्या कर रहे हो? आप ट्रांजैक्शन को बुक्स में दिखाई नहीं रहे हो। सही बात है, दैट इज अ मैनिपुलेशन, दैट इज अ नॉट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। गुड्स सोल्ड नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स रजिस्टर। डमी ट्रांजैक्शन, व्हाट इज डमी? रियल में ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, लेकिन आप दिखा दे रहे हो। डमी ट्रांजैक्शन, आपका सेल हुआ नहीं, लेकिन आप फेक सेल दिखा रहे हो। आपका परचेस नहीं हुआ, आप फेक परचेस दिखा रहे हो। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया ही नहीं, मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया 10,000, दिखा रहे हो 20,000, या ऐसा भी हो सकता है। आपके पास 2 एम्प्लॉय है, आप दिखा रहे हो 5 एम्प्लॉय, खर्चा बढ़ाने के लिए। इसी को बोला जाता है डमी ट्रांजैक्शंस, बोगस बोगस। एक होता है मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इसको हम लोग थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। विंडो ड्रेसिंग सीक्रेट रिजर्व आता है इसके अंदर, थोड़ी देर में आपको डिटेल में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स, जब कैश की चोरी करना, गुड्स की चोरी करना। कैश की चोरी कैसे करते हैं, जस्ट एकदम फटाक से देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैश में भी मिस एप्रोप्रिएटेड, स्टोलन बाय, नॉट रिकॉर्डिंग कैश रिसीव्ड, आपको कैश मिला लेकिन बुक्स में नहीं दिखा रहे हो। टीमिंग एंड लीडिंग, टीमिंग लीडिंग थोड़ी देर में देखेंगे। रिकॉर्डिंग डमी और एक्सेस पेमेंट, डेटर को बैड डेट में कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जांपल, आपने यहाँ पे डेटर दिखाया था 5 लाख, डेटर ने आपको 5 लाख रुपए लाके भी दे दिया कैश में, और आपने क्या किया, 5 लाख रुपए कैश रख लिया और इसको दिखा दिया बैड डेप्थ, 5 लाख रुपया उड़ गया, नील। हो सकता है ना, डेटर का पैसा आया लेकिन आपने अकाउंट एंट्री मार दी बैड डेट की, मतलब डेटर को बैड डेट में कन्वर्ट कर दिया। गुड्स की चोरी कैसे की जा सकती है, नॉट रिकॉर्डिंग गुड्स रिसीव्ड, रिकॉर्डिंग डमी सेल, और गुड्स एक्चुअली स्टोलन। तो एक बार चेक कर लेना बच्चा। एक मेन टाइप का फ्रॉड है विंडो ड्रेसिंग सीक्रेट रिजर्व, हम लोग अभी करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार समझ लेना टाइप्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2। फ्रॉड कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, अकाउंट्स में गड़बड़ी करना मैनिपुलेशन, मिस एप्रोप्रिएशन मतलब गुड्स की कैश की चोरी करना। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखने जा रहे हैं अदर टाइप्स ऑफ फ्रॉड। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं विंडो ड्रेसिंग। व्हाट इज मीन बाय विंडो ड्रेसिंग? बच्चा विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, एकदम फोकस करना, अच्छी तरीके से समझ के लेना, मोस्ट ऑफ कॉलेज में आता है। व्हाट इज मीन बाय विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग मीन्स व्हाट, एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको 2 मिनट में समझ जाएगा। देखो एक कंपनी है, एक कंपनी अपने पीएनएल बैलेंस शीट को अच्छा दिखा रही है। कभी भी है ना विंडो ड्रेसिंग वर्ड सुनते हो ना, विंडो ड्रेसिंग मतलब आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना, आप अच्छा अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना। एक एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ 50 लाख, लेकिन कंपनी दिखा कितना रही है, 90 लाख। कंपनी अपने असेट को इंक्रीज करके दिखा रही है, कंपनी अपने लायबिलिटीज को डिक्रीज करके दिखा रही है, कंपनी अपने एक्सपेंस को कम करके दिखा रही है, इनकम को बढ़ा के दिखा रही है, मतलब अच्छा पिक्चर्स दिखाना। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके लेवल पे 2 मिनट में समझ जाएगा। मान कॉलेज में टाई डे होता है, साड़ी डे होता है, तो जब कॉलेज में टाई डे साड़ी डे होता है ना, तो बच्चों लोग को देखने का, बॉयज एकदम मस्त फिटिंग विटिंग में आते हैं टाई डे पहन के। तो डेली कैसा, एक जींस इधर फटेला इधर फटेला, लेकिन जिस दिन टाई डे साड़ी डे तो उस दिन बॉयज देखने तो मस्त हैंडसम दिखता है, गर्ल्स भी अच्छे दिखते हैं, साड़ी वाड़ी पहने, पहचान भी नहीं आते। इससे तो गर्ल्स बॉयज को देख के बोलती है वो लुक कर स्मार्ट दिख रहा है।
और गर्ल्स बॉयज गर्ल्स को पक्का हुई है विंडो ड्रेसिंग, ड्रेसिंग का कमाल है सर, ड्रेसिंग का कमाल, और वो ड्रेसिंग मारने से एकदम लुक चेंज हो जाता है, गेटअप चेंज हो जाता है। ऐसी कंपनी ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ड्रेसिंग करती है। सर देखो नॉर्मल कहीं आप उनको पार्टी शार्टी में जाना रहता है तो अपन ड्रेसिंग गेटअप अलग कर देते, उस दिन थोड़ा स्मार्ट भी दिखते, मालूम रहता अपने को अच्छे दिख रहे, दैट इज अ विंडो ड्रेसिंग। कंपनी भी क्या करती है, कंपनी अपने P&L बैलेंस शीट को ड्रेसिंग मारती है, मतलब अच्छा दिखाती है, अच्छा प्रेजेंट करती है, मतलब अपने प्रॉफिट को बढ़ा के, लॉस को घटा के, असेट को बढ़ा के, लायबिलिटी को घटा के। एक सिंपल वर्ड में बोलूं विंडो ड्रेसिंग कैसे की जाती है, अच्छा पिक्चर्स कैसे दिखाया जाता है, ये 4 वर्ड ऐसे बोलने का, प्रॉफिट को बढ़ा के, एक्सपेंस को घटा के, असेट को बढ़ा के, लायबिलिटी को घटा के, दैट इज अ विंडो ड्रेसिंग। और ऑलवेज याद रखना विंडो ड्रेसिंग कौन करता है, बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग, डायरेक्टर मैनेजर, ठीक है, अच्छा पिक्चर्स दिखाना। इसके पीछे रीजन है क्यों करते, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, पहले मीनिंग समझो। कोई बोलेगा व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग, तो बोलना शोइंग बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन एक्चुअल। क्या बोलेगा, शोइंग बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन एक्चुअल। देखो विंडो ड्रेसिंग मीन्स presentation of account such a way that it show better financial position than actual. This types of fraud, ये टाइप का फ्रॉड नॉर्मली कौन करता है, डायरेक्टर मैनेजर एंड टॉप लेवल अथॉरिटी। ये टाइप का फ्रॉड डायरेक्टर मैनेजर टॉप लेवल के अथॉरिटी करते सर, ठीक है। याद रखना इस टाइप्स ऑफ फ्रॉड में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड कैश नहीं होता है। बोलो कैसे करते, बोलो कैसे करते, प्रॉफिट को बढ़ा के, बोलो प्रॉफिट को ओवर वैल्यूड करके, असेट्स को ओवर वैल्यूड करके, लायबिलिटीज को अंडर वैल्यूड करके, और ऑलवेज याद रखना ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट नहीं रहता है। अब सवाल आता है बच्चों, हम लोग विंडो ड्रेसिंग क्यों करते हैं, हम लोग विंडो ड्रेसिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन है, व्हाई वी डू द विंडो ड्रेसिंग, टू अर्न मोर कमीशन। आपको मालूम है कंपनी में जो डायरेक्टर मैनेजर होता है उसका जो कमीशन होता है कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर मैं प्रॉफिट को 50 के बदले 80 दिखाऊं, 90 दिखाऊं तो ज्यादा कमीशन मिलेगा। टू सेल द शेयर्स एट हाई प्राइस, अपने शेयर्स को ज्यादा भाव पे बेचने के लिए प्रॉफिट को ज्यादा दिखाया जाता है, अच्छी पोजीशन दिखाई जाती है। बैंक से लोन लेना है, ए बैंक को जाके बोलो ना, बैंक को लोन चाहिए, मेरे को लॉस हो रहा है, पैसा देना, देगा क्या, थोड़ा अच्छा पिक्चर्स दिखाओगे तो लोन देगा ना बैंक। शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करना है, गुडविल बनाने के लिए, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा प्रेजेंट करते हो, वेरी सिंपल, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप क्या करते हो, अच्छा प्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट, हाउ विंडो ड्रेसिंग डन, हाउ कैसे करते हो विंडो ड्रेसिंग, फिर से अगेन, असेट को बढ़ा के, लायबिलिटी को घटा के, प्रॉफिट को बढ़ा के, एक्सपेंस को घटा के, ठीक है, कितना सिंपल है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेंस। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट विंडो ड्रेसिंग, क्या विंडो ड्रेसिंग के अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शन है, जी हाँ, बोलो ट्रू एंड फेयर है, नहीं, बोलो शेयर होल्डर के साथ चीटिंग हो रहा है, जी, बोलो फ्रॉड हो रहा है, हाँ, कंपनी एक्ट के अगेंस्ट है, यस। ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है, मान लो मैं कोई कंपनी में ऑडिट करने गया, और मैंने देखा कंपनी का P&L बैलेंस शीट, मैंने देखा कंपनी का P&L एकदम प्रॉफिट बढ़ाया है, एक्सपेंस घटाया है, एक्सपेंस को कम किया है, ठीक है, और असेट्स को हाई करके दिखाया, लायबिलिटीज को कम करके दिखाया। देख के लग रहा है सर, देख के लग रहा है कुछ कंपनी में गड़बड़ है, मैं क्या करूंगा, तो वेरी सिंपल लॉजिक बताता हूं। आप ऑडिटर हो ना, आप ऑडिट करने गए तो आपको देख के लग रहा है प्रॉफिट बढ़ गया, बोलेगा दिखा 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 दिखा, प्रॉफिट दिखा, एक्सपेंस कम हो गया, दिखा 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 दिखा, इनकम बढ़ गया, दिखा 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 दिखा, असेट बढ़ गया, दिखा दिखा, लायबिलिटी कम हो गया, दिखा दिखा। इंग्लिश में बोलेगा वेरीफाई प्रॉफिट, वेरीफाई एक्सपेंस, वेरीफाई इनकम, वेरीफाई क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, वेरीफाई असेट्स, वेरीफाई लायबिलिटी, और लास्ट में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो शेयर होल्डर को रिपोर्ट कर दो, ए शेयर होल्डर कंपनी में कुछ गड़बड़ है, खलास, दैट इज अ विंडो ड्रेसिंग। आगे बढ़ते हैं सर, एक होता है सीक्रेट रिजर्व, सॉरी पहले लीडिंग ले लेते। व्हाट इज टीमिंग एंड लीडिंग, टीमिंग लीडिंग क्या होता है बच्चा, एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। मान लो एक शॉप है,
एक शॉप है, एक शॉप में एक पर्सन है, अकाउंटेंट भी है और उधर का शॉपकीपर, उधर काम भी करता है, अकाउंटेंट भी है, दोनों दुकान भी संभालता है और अकाउंटेंट भी है। इसका कुछ बिजनेस है, मान लो कैलकुलेटर बेचता है, कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर 500 रुपीज़ का बेचता है। अब ए आया, ए ने कैलकुलेटर खरीदा इसे, और ए ने जो पैसा दिया ना 500 रुपया, ए ने जो 500 रुपया दिया ना बच्चों, वो क्या किया, ए ने जो 500 रुपया, देखो एग्जांपल, ए ने दिया, मैं शॉपकीपर हूँ, दुकान वाला हूँ मैं, ए ने जो 500 रुपया दिया ना, मैंने अपने जेब में रख लिया। मैं अकाउंटेंट भी हूँ दुकान का और काम भी करता हूँ दुकान में, ठीक है। अब मैंने एक को कैलकुलेटर बेचा, उसने 500 रुपया दिया, अपने जेब में रख लिया। रखना कहाँ चाहिए था, ड्रॉर में रखना चाहिए था। अब बी आया, बी को अगर मैंने कैलकुलेटर बेचा, अब बी ने जो 500 दिया ना वो मैंने ए के नाम पे रिकॉर्ड कर दिया। सी आया, सी ने जो 500 दिया ना बी के नाम पे रिकॉर्ड कर दिया। डी आया, डी ने जो 500 दिया सी के नाम पे रिकॉर्ड कर दिया। मतलब पहला पैसा जेब में, बी का पैसा एक के नाम पे, सी का पैसा बी के नाम पे, डी का पैसा ये चलते रहेगा। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है टिमिंग एंड लेडिंग। इसको और एक नाम से बोला जाता है लैपिंग। क्या बोला जाता है, लैपिंग। इसको और एक नाम से बोला जाता है बच्चों लैपिंग। चलो आगे बढ़ते। थोड़ा मैं क्विक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कम समय में आपको सब कंपाइल कर दो ठीक ठाक। आ जाओ नेक्स्ट वन, सीक्रेट रिजर्व। हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चा, सीक्रेट रिजर्व। व्हाट इज मीन बाय सीक्रेट रिजर्व? सीक्रेट रिजर्व का मतलब समझो जरा। सर सीक्रेट रिजर्व है ना, एकदम विंडो ड्रेसिंग का उल्टा होता है। आप समझ लो विंडो ड्रेसिंग का उल्टा सीक्रेट रिजर्व। क्या होता है सीक्रेट रिजर्व, जरा समझने की कोशिश करो। सीक्रेट रिजर्व होता क्या है सर, यहाँ पे ना सपोज कंपनी ने कमाया 60 लाख रुपया, लेकिन कंपनी जानबूझ के दिखाएगा कितना, 40 लाख रुपया, 20 लाख रुपया छुपा देगा। क्यों? फ्यूचर में कंपनी को काम आएगा। तो कंपनी जब सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट को छुपा देता है ना, उसी को बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। आपके लेवल पे मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ जाएगा। अपने पेरेंट्स भी है ना, कभी भी अपने को पूरा इनकम अपने को बताते नहीं है, सम पार्ट ऑफ पैसे को छुपा के रखे रहते, कुछ इमरजेंसी में काम आएगा। नहीं तो आजकल बच्चों को मालूम पड़ गया पापा के मम्मी के पास पैसा है, पापा नया बाइक चाहिए मेरे को, नया बाइक, डायरेक्ट डिमांड कर देगा, नहीं तो भाग जाऊंगा घर छोड़ के, ठीक है। तो व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व? सीक्रेट रिजर्व मतलब सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट को छुपा देना, उसी को बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। जब सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट को छुपा देते हो ना, दैट इज ए सीक्रेट रिजर्व। मैं क्या बोले बच्चा, समझा? मतलब एकदम विंडो ड्रेसिंग का उल्टा है, विंडो ड्रेसिंग का उल्टा समझ लो। सीक्रेट रिजर्व में क्या होता है, पीएनएल को, प्रॉफिट को आप कम करके दिखाते हो, असेट्स को कम करके दिखा रहे हो, लायबिलिटी को बढ़ा के दिखा रहे हो, लायबिलिटीज को इंक्रीज करके दिखा रहे हो, ठीक है, लायबिलिटीज को इंक्रीज करके दिखा रहे हो। मतलब प्रॉफिट को घटा के, असेट को घटा के, लायबिलिटी को बढ़ा के, ठीक है। सर ऐसे तो हर एक इंसान चोरी करेगा और पकड़ा जाएगा तो बोलेगा मैं तो सीक्रेट रिजर्व कर रहा हूँ, कंपनी का प्रॉफिट छुपा के रख रहा हूँ फ्यूचर यूज के लिए। ऐसा तो कोई भी आदमी करेगा। इसे कंपनी एक्ट ने क्या बोला है, सीक्रेट रिजर्व सिर्फ 3 लोगों को अलाउड होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा कोई भी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रॉड। कोई भी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रॉड। मतलब एकदम उल्टा, विंडो ड्रेसिंग का उल्टा। लेट्स सी, सीक्रेट रिजर्व को और एक नाम से बोला जाता है, पहले तो सीक्रेट रिजर्व मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट सीक्रेटली रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। सीक्रेट रिजर्व आर नोट शोन इन द फेस ऑफ बैलेंस शीट। सीक्रेट रिजर्व को कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, नहीं तो क्या सीक्रेट। सीक्रेट रिजर्व को और एक नाम से बोलते हैं इनर रिजर्व, इंटरनल रिजर्व, हिडन रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व में क्या होता है, असेट्स को अंडर वैल्यूड करके दिखाते हैं, लायबिलिटी को ओवर वैल्यूड, प्रॉफिट को अंडर स्टेटेड। और 3 लोगों को ही अलाउड है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों किया जाता है सीक्रेट रिजर्व? टू मिसलीड द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर को मिसलीड करने के लिए, कॉम्पिटिटर को मिसलीड करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ सीक्रेट रिजर्व का। देखो सर, पहली बात तो सीक्रेट रिजर्व अलाउड नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब कोई भी आदमी, मान लो मैं कंपनी में, एक कंपनी में डायरेक्टर मैनेजर हूँ, मैं चोरी करूंगा, फ्रॉड करूंगा, पकड़ा गया तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो सीक्रेट रिजर्व कर रहा हूँ। इसे 3 लोगों को ही अलाउड है। 3 लोगों के अलावा कोई भी अगर सीक्रेट रिजर्व करता है ना, वो फ्रॉड है। वो क्या है, फ्रॉड है, राइट, यस। मिसलीड द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को मिसलीड करना है मुझे। मैं जानबूझ के प्रॉफिट को कम क्यों दिखा रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर को मिसलीड करना है, नहीं तो ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा,
मिसलीड द वर्कर, वर्कर जब ज़्यादा प्रॉफिट देखेगा, पोजीशन अच्छी देखेगा, वर्कर पगार ज़्यादा मांगेगा, वर्कर यूनियन जिंदाबाद, कंपनी हाय हाय पगार दो, शेयर के भाव को स्पेकुलेट करना है, ये सारी रीजन है। कैसे करते हो? ये लिखने से अच्छा ऐसे लिख देना ना, प्रॉफिट को घटा के, राइट ना, एक्सपेंस को बढ़ा के, असेट को घटा के, लायबिलिटीज को बढ़ा के। आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है? सेम जैसा सिक्योरिटीज में देखा था, सेम लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं मेन क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ बच्चा, मेन क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, एकदम मेन क्वेश्चन। इधर आता हूँ, पहले मेन क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ कॉलेज में एग्जाम में आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट। हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चा? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट। ऑडिट के प्रिंसिपल्स क्या है? ऑलवेज याद रखना, ये ऑडिट के प्रिंसिपल किसके लिए होते हैं? हमारे लिए होते हैं, ऑडिटर्स के लिए होते हैं। ये ऑडिट के प्रिंसिपल किसके लिए होते हैं बच्चा? ऑडिटर्स के लिए होते हैं, हमारे लिए। हम कोई कंपनी में ऑडिट करने जाएंगे तो हमको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। हम कोई कंपनी में ऑडिट करने जाएंगे तो ये प्रिंसिपल्स को हम लोग क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। आ जाइए, सबसे पहला प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। सर हम जो भी कंपनी में ऑडिट करने जाएंगे एकदम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऑब्जेक्टिविटी, फोकस, ऑडिट करने का एकदम फोकस। इंडिपेंडेंट, इंटीग्रिटी मीन्स ईमानदार, इंडिपेंडेंट देखो, इंटीग्रिटी ईमानदार, ऑब्जेक्टिविटी फोकस और इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब हम लोग ऑडिटर्स हैं, हमारे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारी कंपनी की ऑडिट करते हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन उसको बताओ, उसकी इंफॉर्मेशन इसको बताओ, अच्छा लगता है आपको? शोभा देता है? नहीं ना, सही बात है ना। इसकी बात उधर नहीं बताने का, उसकी बात इधर नहीं करने का, इसी पॉइंट को बोला जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या बोला जाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब ऑडिटर अपना कोई भी इंफॉर्मेशन किसको नहीं, क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन किसको भी नहीं बताएगा विदाउट परमिशन ऑफ क्लाइंट। स्किल एंड कॉम्पिटेंट, स्किल एंड कॉम्पिटेंट। सर व्हाट इज मीन बाय स्किल एंड कॉम्पिटेंट? हम जब ऑडिट करने जाएंगे तो अपने स्किल को यूज करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को यूज करेंगे। ऑडिट करते समय एक एग्जांपल, मान लो सर कंपनी का 2018 का प्रॉफिट लॉस, ये 19 का प्रॉफिट लॉस, ये 20 का प्रॉफिट लॉस, ये 21 का प्रॉफिट लॉस, ये 22 का प्रॉफिट लॉस। कंपनी ने कमाया 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 9 करोड़। 20 से 40 वाह तरक्की, 40 से 60 तरक्की, 60 से 80 तरक्की, और डायरेक्ट 9 करोड़। ये कौन सी तरक्की है? अब क्या बेचता है भाई? ड्रग्स का स्मगलिंग करता है क्या? इतना कैसे? अगर हुआ है तो चेक करो ना। देखो 20 का 40 हो गया, समझता है, डायरेक्ट 9 करोड़। तो अपना ऑडिट करते समय हम अपना स्किल यूज करेंगे, अपना एक्सपीरियंस यूज करेंगे। याद रखना, मैं ऑडिटर हूँ, मैं अपने स्टाफ को एक जगह पे ऑडिट करने के लिए भेजा, मेरा स्टाफ ऑडिट करके आया, मैंने पूछा ऑडिट हो गया? यस सर। कुछ गड़बड़? नो सर। मैंने साइन कर दिया। 2-4 साल बाद उसमें गड़बड़ निकल गया, कौन फंसेगा? मैं फंसेगा, ऑडिटर। वर्किंग पेपर, हम लोग कहीं भी ऑडिट करने जाएंगे, हम लोग क्लाइंट से क्या लेंगे बच्चा? वर्किंग पेपर। सब वर्किंग पेपर क्या होता है? ऑडिट करने जाते हो ना आप, जो भी डॉक्यूमेंट उधर बनाओ, जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लाइंट से कलेक्ट करते हो, सब वर्किंग पेपर का पार्ट होता है। और वर्किंग पेपर 7 साल तक संभाल के रखना होता है। प्लानिंग, सर एक पिक्चर देखने जाते तो अपन प्लानिंग करते, बोलो यहाँ पे ऑडिट करने जाएंगे, प्लान करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। ऑडिट एविडेंस, आप ऑडिट करने गए हो, हर चीजों के लिए एविडेंस दो, कोई भी चीजें वेरीफाई करना, एविडेंस मांगो। अकाउंटिंग सिस्टम्स इंटरनल कंट्रोल, सर अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल, हम लोग कहीं भी ऑडिट करने जाएंगे तो पहले तो कंट्रोल को चेक करो, इनका कंट्रोल कैसा है। देख के लगता है कंट्रोल बहुत अच्छा है तो वहां पे ओके ओके चेकिंग करोगे तो भी चलेगा। देख के लगता है कंट्रोल बहुत डेंजर है, क्या घपले होते रहेंगे, वहां पे डिटेल चेक करो। एक एग्जांपल देता हूँ, मुंबई मेट्रो जो ट्रेन है उसमें इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है। कोई भी आदमी विदाउट टिकट जा सकता है? नहीं, स्कैन करके जाना पड़ता है, अंदर गेट खुलता है, एक भी आदमी अंदर विदाउट नहीं मिलेगा। क्या कंट्रोल है ना। लोकल ट्रेन बोले ना सर अब भी जाके आता हूँ, वो बेकार नसीब होगा उसी दिन फंसोगे।
दैट इज कंट्रोल। मुझे मालूम है मुंबई मेट्रो का कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो मैं ओके ओके चेक करना तो भी अच्छा है। मुझे मालूम है लोकल ट्रेन का बहुत कंट्रोल वीक है, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा चेकिंग करना पड़ेगा, इसे हम लोग इंटर कंट्रोल को चेक करते हैं। नेक्स्ट, ऑडिट ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। ऑडिट ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, लास्ट में हमारा काम क्या है? ओपिनियन देना। इसको याद रखने का टेक्निक याद रख लो ना, ICWA पास, ICWA पास ऐसा बोल देना, ICWA पास। ICWA मतलब एक CMA का पुराना नाम है, ICWA पास। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, I से इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, C से कॉन्फिडेंशियलिटी, W से वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, और एक W से वर्किंग पेपर, A से ऑडिट एविडेंस, P से प्लानिंग, A से अकाउंटिंग सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट ओपिनियन, S से स्किल एंड कंप्यूटर। एक बार शांति से देख लेना, आपको समझ जाएंगे। बच्चों, दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे ऐप भी है हर्ष ट्यूटोरियल, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे सर, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के आपको वेरी क्विक रिवीजन मिल जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सब लेवल के। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप भी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते दोस्तों। हाँ, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करें बच्चों हम लोग, दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। मोस्ट ऑफ कॉलेज में एग्जाम में पूछते हैं बच्चों, अच्छी तरीके से करना है, एकदम ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ ट्रू एंड फेयर व्यू? व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है जरा समझना। पहले तो बोल देना, कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू नॉट डिफाइंड अंडर एनी लॉ, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू नॉट डिफाइंड अंडर एनी लॉ। अकाउंट्स आर सेड टू बी ट्रू एंड फेयर। अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर कब बोलोगे? सिंपल, प्रॉफिट लॉस के अंदर जब प्रॉफिट या लॉस सही दिखाया, बैलेंस शीट के अंदर जब असेट्स एंड लायबिलिटीज को प्रॉपर दिखाया, दैट इज अ ट्रू एंड फेयर। चलो, मतलब सर ट्रू मतलब जो फिगर बुक्स में हुई फिगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया, राइट। फेयर मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन है कि नहीं, कंपनी एक्ट का फॉर्मेट बैंक का यूज तो नहीं कर रहा, बैंक वाला कंपनी एक्ट का तो फॉर्मेट यूज नहीं कर रहा, प्रेजेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर। तो पहले तो आप बोल देना, कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी लॉ। अकाउंट को ट्रू एंड फेयर कब बोलेंगे? जब प्रॉफिट या लॉस पीएनएल में सही दिखाया, असेट्स एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में सही दिखाया, ट्रू एंड फेयर। चलो हम लोग कुछ पॉइंट चेक करेंगे ट्रू एंड फेयर के लिए। अगर ये 10 पॉइंट, बच्चा ये 10 पॉइंट चेक कर लो, ये 10 पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। पहले मीनिंग लिख दो, ये 10 पॉइंट लिख दो, 10 पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट ट्रू एंड फेयर के लिए पहला पॉइंट क्या चेक करना? पहला पॉइंट, हम लोग ऑडिटर से, हम ऑडिट करने गए तो हम चेक करेंगे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चा, जरा समझ जाओ, ये पीएनएल, ये बैलेंस शीट। सबसे पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अरिथमेटिकली एक्यूरेट, मतलब जो अमाउंट है वो प्रॉपर है क्या। अब सबसे पहले चेक कर लो जो अमाउंट है वो प्रॉपर है क्या, अरिथमेटिकली एक्यूरेट एंड अग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड, आपने जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया है एज पर गैप है क्या, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। थर्ड, आपने प्रॉपर डिफरेंस किया है कि नहीं कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में। ऐसा तो नहीं है पीएनएल का आइटम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया, बैलेंस शीट का आइटम पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट चेक करो, डेप्रिसिएशन का प्रॉपर इफेक्ट दिया है कि नहीं, डेप्रिसिएशन 2 इफेक्ट प्रॉपर। बेड डेट को प्रॉपर रिकॉर्ड किया कि नहीं, मतलब बेड डेट प्रोविजंस को प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ता है, 2 इफेक्ट। कंटीजेंट लायबिलिटी को बुक्स में, नोट्स में डिस्क्लोज किया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कंटीजेंट लायबिलिटी को लायबिलिटीज में रिकॉर्ड कर दिया, नोट्स में दिखाना पड़ता है। ट्रांजैक्शन को अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड किया कि नहीं, व्हाट इज मीन बाय अक्रूवल? जो महीने का ट्रांजैक्शन वही महीने में रिकॉर्ड करो। फेब की सैलरी अप्रैल में दिया लेकिन एंट्री फेब में ही मार देगा। अगर आपने एंट्री अप्रैल में रिकॉर्ड किया इसका मतलब कैश बेसिस हो गया, अक्रूवल बेस, अक्रूवल होना चाहिए। नेक्स्ट, अनयूजुअल आइटम्स को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया कि नहीं। अनयूजुअल मतलब जो, जैसे मान लो हमारा बिजनेस है टीचिंग का, कोचिंग क्लास, अब एक एसी खराब हो गया तो हमने बेच दिया उसको, वो इनकम आया,
तो ऐसा इनकम को हम लोग अनयूजुअल आइटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनयूजुअल आइटम। नेक्स्ट, नो मटेरियल असेट्स आर ओमिटेड, हम चेक करेंगे कोई आइटम ओमिट तो नहीं हो गया, और अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये 10 पॉइंट चेक करने का, इसी को बोलते हैं ट्रू एंड फेयर। क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रू एंड फेयर। आई होप आपको समझ रहा है वेरी क्लियरली। सर ये मैं मॉड्यूल 1 की वीडियो बना रहा हूँ, आपको चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल 1, आपको ऐसे ही ऑडिट के सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा हर्ष ट्यूटोरियल, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, और यूट्यूब पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आप वीडियो देख सकते हो। हर्ष ट्यूटोरियल करके आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है गाइस। यस, आपको कुछ कोई टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हम लिख के बोल सकते हो, हम उसके ऊपर ट्राई करेंगे कुछ वीडियोस बनाने की। लेट्स आगे बढ़ते बच्चों, प्लीज फोकस करिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन एक बार मैं ठीक ठाक करा देता हूँ। व्हाट आर द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एरर्स एंड फ्रॉड? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एरर्स एंड फ्रॉड? थोड़ा फास्ट जाता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एरर्स एंड फ्रॉड? लेट्स मैं मुद्दे की बात करते हैं। मैं ऑडिटर हूं, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं ऑडिट करने गया कंपनी में, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एरर्स एंड फ्रॉड के लिए? तो बोलेगा, ऑलवेज याद रखना, एरर्स एंड फ्रॉड पकड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी होती है। तो पहले तो बता देना, एरर्स एंड फ्रॉड पकड़ने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सेकेंडरी। क्वेश्चन क्या नाम है? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एरर्स एंड फ्रॉड? तो हम डिटेल में चेकिंग करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एकदम डिटेल में चेक करेंगे, डिटेल में चेक करेंगे। वाउचिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट को डिटेल में चेक करेंगे। मुझे सस्पिशियस लग रहा है तो मैं सस्पिशियस लग रहा है, ये चीज में मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करूंगा। कंफर्म हो गया सस्पिशियस, तो मैं ये चीज फ्रॉड अगर बड़ा है तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। हम ऑडिट करने गए ना, हम ऑडिट करने गए और हमें वहां पे गड़बड़ी ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार ऑडिट करके फंस जाऊं, अपने आप को विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। ऑडिट होने के बाद अगर कुछ फ्रॉड निकल गया, ऑडिटर नॉट लायबल। अगर फ्रॉड बड़ा है, 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड है, तो हम सेंट्रल को, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। इसका कीवर्ड दे देता हूं, पारस CWC, ऐसा कुछ याद रखना, पारस CWC। पी से प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट टू CG, सस्पिशियस ऑफ फ्रॉड, सब्सिक्वेंट डिस्कवरी, राइट ना। सी से कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन, W से विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। एक बार देख लेना बच्चा, आगे बढ़ते हैं। सर एडवांटेज ऑफ ऑडिट, ध्यान से समझना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑडिट? एडवांटेज ऑफ ऑडिट, एक बार जस्ट 5-6 पॉइंट देख लेना। सिलेक्टेड कॉलेज में आता है ऑडिट का एडवांटेज क्या है, हम लोग ऑडिट करें उसका एडवांटेज क्या है, तो एटलीस्ट 5-6 पॉइंट देख लेना ऑडिट का एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज, एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएगा। सही बात है ना, ऑडिट करेंगे तो एरर्स एंड फ्रॉड मिल जाएगा। ऑडिट होगा तो ऑडिटेड बैलेंस शीट बैंक में काम आता है लोन लेने के लिए। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ असेट, असेट का वैल्यू हो जाएगा उसी बहाने। अकाउंट्स अप टू डेट रहेगा। 6-7 पॉइंट मिक्स करके पढ़ लेना। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी एक रिलैक्सेशन रहेगा, भाई हमारी कंपनी का ऑडिट हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गई तो सामने आ जाएगा। मोरल चेक, एम्प्लॉय कभी फ्रॉड नहीं करेगा, क्यों? लास्ट में ऑडिट होगा, पकड़ा जाएगा। शेयर्स लिस्ट करने के लिए काम आएगा ऑडिट रिपोर्ट। सेटलमेंट ऑफ क्लेम, मान जब इंश्योरेंस आग भी लग जाती है तो इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट करने के लिए काम आता है। लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट देखा जाता है, मान लो आग लग गई मई में, तो मालूम कैसे पड़ेगा कितना स्टॉक था? तो मार्च का बैलेंस शीट देखा जाएगा, उससे मालूम पड़ेगा कितना स्टॉक था। इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट करने के लिए काम आएगा, राइट ना। कोर्ट में एविडेंस करने के लिए काम आएगा, टैक्सेशन के लिए काम आएगा। जस्ट एक बार देख लेना, ठीक ठाक मैं इसलिए आइडिया दे रहा हूँ, एक बार आप पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। मिक्स करके पढ़ लेना, मैंने जितना मार्क किया उतना पढ़ लेना एक बार। ऑडिट का एडवांटेज क्या है? एरर्स एंड फ्रॉड के लिए काम आएगा, लोन के लिए काम आएगा बैंक से, असेट का प्रॉपर वैल्यूएशन हो जाएगा, अकाउंट्स अप टू डेट रहेगा, इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, मोरल चेक,
सेटलमेंट ऑफ क्लेम, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, ये सब के लिए काम आएगा। ठीक है, अच्छे से सब एक बार प्रॉपर्ली देख लेना बच्चों। ठीक है जी, आगे बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक बार लिमिटेशंस देख लेना दोस्तों, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट की लिमिटेशंस क्या है, नाम के लिए 4-5 पॉइंट देख लो। देखो, ऑडिट का सबसे बड़ा लिमिटेशन है हम लोग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर रहे हैं, लिमिटेशन है। देखो ना, हम लोग ऑडिट करने जाते हैं ना, तो ऑडिटर के पास टाइम है ना कम होता है, ऑडिटर के पास टाइम है ना बहुत कम होता है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, टेस्ट चेकिंग करते हैं, सब ट्रांजेक्शन नहीं चेक करते। लेकिन सब ट्रांजेक्शन नहीं चेक करना लिमिटेशन है। हम एक्सपर्ट पे डिपेंड करते हैं, जैसे ऑडिट करने गए, सॉफ्टवेयर कंपनी का भी ऑडिट होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी ऑडिट होता है। हमको बोलो कंस्ट्रक्शन कंपनी का आइडिया है, सॉफ्टवेयर का आइडिया है, कुछ भी नहीं है, आईटी का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो हमको एक्सपर्ट पे डिपेंड करना पड़ता है। बट एक्सपर्ट ने गलत ओपिनियन दे दिया तो हमारा ओपिनियन भी गलत। जो फ्रॉड प्लानिंग करके की गई है आप उसको पकड़ सकते हो? नहीं, सामने वाला भी तो स्मार्ट है ना यार। कभी कभी मिसस्टेटमेंट रहता है, मिसस्टेटमेंट मतलब रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग प्रेजेंटेशन, रॉन्ग अमाउंट, वो डिस्कवरी नहीं हुआ, हमसे मिला ही नहीं हमको। ऑडिटर होना चाहिए इंडिपेंडेंट, बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, राइट। कभी कभी इंडिपेंडेंस भी गायब हो जाता है इसके सामने। और हम लोग जो एक और पढ़ लेना, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड कैन नॉट बी ऑडिटेड। सर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा ही नहीं, देखो ऑडिट किसका होता है, जो आप रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो ऑडिट कहाँ से होगा? एटलीस्ट 6-7 पॉइंट पढ़ लेना, 5 मार्क का छोटा मोटा क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। तो ऑलमोस्ट मैंने चैप्टर नंबर 1 की मेजर आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, खाली एक डिस्टिंक्शंस देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट्स एंड ऑडिट का, अकाउंट्स एंड ऑडिट का डिफरेंस अगर पॉसिबल होगा तो एक बार जस्ट चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपके कॉलेज में आएगा तो चलो एक बार जस्ट मैं आइडिया दे देता हूँ। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशंस, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, देखो ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशंस का पहले, ऑडिट मतलब क्या होता है बच्चा, ऑडिट कंपलसरी है। इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट मीन्स पूरे पीएल बैलेंस शीट को चेक करना, इन्वेस्टिगेशन कोई पर्पस के लिए चेक करना। इन्वेस्टिगेशन मतलब मेरा अचानक से सेल कम हो गया, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। मेरा अचानक से सपोज प्रोडक्शन कम हो गया, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। सामने वाले का बिजनेस बाय करना है, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। कोई पर्पस के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ऑडिटिंग कंपलसरी होता है, इन्वेस्टिगेशन नॉट कंपलसरी। ऑडिटिंग का मेन मकसद होता है ओपिनियन देना, इन्वेस्टिगेशन का मेन मकसद है वो टू नो द पर्पस। ऑडिट एनुअल बेस पे होता है, इन्वेस्टिगेशन कभी भी हो सकता है। ऑडिट शेयर होल्डर के बिहाफ में होता है, इन्वेस्टिगेशन जिसने अपॉइंट किया उसके बिहाफ में किया जाता है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? शेयर होल्डर्स को। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। ऑडिट सीए करेगा, इन्वेस्टिगेशन एनी पर्सन, कोई भी कर सकता है। ठीक है, एक ऑडिट एंड अकाउंट्स भी देख लेना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने करा दिया। तो इसी के साथ मैंने चैप्टर नंबर 1 में एक टाइप्स ऑफ ऑडिट भी है, दैट इज कंटिन्यूस ऑडिट। मैं जस्ट गाइडलाइन एक आइडिया दे देता हूँ बच्चा, टाइप्स ऑफ ऑडिट, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप कर देंगे। कंटिन्यूस ऑडिट, जैसे अगर आपको एक टॉपिक है तो टाइप्स ऑफ ऑडिट में कंटिन्यूस ऑडिट, व्हाट इज कंटिन्यूस ऑडिट? कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है दोस्तों? देखो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ले लो, रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी कंपनी है, यस। अभी रिलायंस इंडस्ट्री का आप इमेजिन करो पूरे साल भर का टर्नओवर कितना ज़्यादा होता है। हम लोग मार्च के बाद जाके उनका ऑडिट कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है, 1-2 महीने में आप उसका ऑडिट ही नहीं कर सकते हो। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होता है उसका ऑडिट है ना पैरेलल चलता है अकाउंटिंग के साथ, मतलब अकाउंटिंग हो गया ऑडिट चालू, अकाउंटिंग हो गया ऑडिट चालू, अकाउंटिंग ऑडिट। क्यों? बड़ी बड़ी कंपनी को क्वार्टरली डिविडेंड देना होता है 3-3 महीने में, और बड़ी कंपनी का टर्नओवर इतना ज़्यादा होता है कि आप उसका चेक ही नहीं कर पाओगे। तो बड़ी बड़ी कंपनी का कंटिन्यूस ऑडिट होता है। व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूस ऑडिट? सीए का जो स्टाफ होता है क्लाइंट के प्लेस पे जाके पूरे साल भर उधर ही रहता है, और रेगुलर इंटरवल में बीच बीच में
आते रहता है अपने ऑफिस में, बट ऑलमोस्ट पूरे क्लाइंट के प्लेस पे पड़ा हुआ रहता है, पूरे साल भर ऑडिट चलते रहता है, और बाय द टिल एंड ऑफ मार्च आते आते ऑडिट भी हो जाता है। इसे तो बड़ी बड़ी कंपनी के देखो ना, अप्रैल मई में बैलेंस शीट भी आ जाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट आ जाता है पूरा। तो बड़ी बड़ी कंपनी का कंटिन्यूस ऑडिट होता है, उसके कुछ फायदे भी है, घाटे भी है। एक होता है फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट क्या होता है? जो भी ऑडिट मार्च के बाद चालू हो, जो भी ऑडिट मार्च के बाद चालू होता है ना, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया उसके बाद चालू होता है, दैट इज अ फाइनल ऑडिट। 10-15 एक आध 2 महीने में कंप्लीट कर दिया जाता है, दैट इज अ फाइनल ऑडिट। ठीक है, मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूँ। कंटिन्यूस ऑडिट का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, सेम आंसर आप इंटरिम ऑडिट में भी लिख सकते हो। एक इंटरिम ऑडिट है, सेम आंसर एज इट इज, एकदम खाली वर्ड चेंज कर देना। और फाइनल ऑडिट का टेक्निक बताना। फाइनल ऑडिट मतलब मार्च के बाद जो चालू होता है। कंटिन्यूस ऑडिट का जो एडवांटेज है, फाइनल ऑडिट का डिसएडवांटेज, और कंटिन्यूस ऑडिट का जो डिसएडवांटेज है, फाइनल ऑडिट का एडवांटेज, रिवर्स। मतलब एक आंसर कर लो, 2-3 जगह का आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने चैप्टर नंबर, मुझे मालूम है चैप्टर नंबर 1 काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट मैंने ठीक ठाक आपको ऑलमोस्ट करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हर्ष ट्यूटोरियल जी को, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए अपने। ठीक है, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग वाइंड अप करते हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।